नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 23 मई को हिंद प्रशांत व्यापार समझौते की टोक्यो में शुरुआत की औपचारिक घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में हिस्सा लिया और उसको के सामने पेश किया। इसमें अमेरिका समेत 12 देश और इसमें शामिल हुए हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री या अमेरिकी जो मैं कहूँ कि अलग अलग एजेंसीज हैं उनके मुताबिक ये मानना है कि जो नया हिंद प्रशांत व्यापार समझौता है इससे जो एक आपूर्ति श्रृंखला एक चेन जो कही जाती है सप्लाई चेन, उसके अलावा डिजिटल व्यापार, ग्रीन एनर्जी, इन तमाम मसलों पर अमेरिका और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में एक अधिक निकटता आएगी और साथ ही काम करने में मदद भी मिलेगी। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक समावेशी लचीला हिंद प्रशांत व्यापार मॉडल के निर्माण के लिए सभी सदस्यों के साथ मिलकर काम करेगा, जिसमें भरोसा, पारदर्शिता और समझौता जरूरी है। ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र जहां पर विकास, शांति और समृद्धि का रास्ता खुलता है और जिस तरीके से इसे बनाया गया है और जो देश इसमें शामिल हुए हैं उस नज़रिए से इस रीजन में इसका इंपॉर्टेंस या इसकी महत्ता क्या होने जा रही है। अमेरिका ने जो फ्रेमवर्क तैयार किया है उसके पीछे उनका मकसद क्या है और गोल्स क्या है जो वो अचीव करना चाहते हैं, और इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में जो भारत है उसकी हिस्सेदारी और उसका रोल क्या होने जा रहा है ये हम समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों से। हमारे साथ हैं मंजीव सिंह पुरी साहब, हैं पूर्व राजदूत। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ प्रोफेसर हर्ष वी पंत हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टडीज इन फॉरेन पॉलिसी ORF, आपका स्वागत है। और डॉक्टर SP शर्मा है, चीफ इकोनॉमिस्ट, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से, आपका भी सर स्वागत है। शुरुआत मंजू सर आपसे करना चाहूंगा कि ये जो इंडो पैसिफिक ट्रेड मैं कहूँ फ्रेमवर्क है इसे आप कैसे देखते हैं और अगर से उद्देश्यों या इसके मैं कहूँ कि जो इसकी टारगेट है वो क्या नजर आता है, क्या इसका दायरा है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल किया। देखिए, मैं मानता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक गेटिंग टुगेदर, प्रधानमंत्री जी ने इसके लॉन्च पे कहा कि ये हमारा कलेक्टिव डिजायर है कि हम लोग इकट्ठे होके ट्रस्ट के साथ, टाइमलीनेस के साथ आगे बढ़ें ताकि देश जो इस इंडो पैसिफिक एरिया में है, जो डेमोक्रेसीज हैं, जहां फ्रीडम्स हैं, जहां पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर्स हैं, ये दो देश खुद ही भी इकट्ठे हों और सारे रीजन की समृद्धि बढ़ाएं और इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे ले जाएं। अब इसके कारण बहुत है। सिंपल सी बात है कि ग्लोबल जो जिसको कहते हैं ग्लोबल बैलेंस जो है वो इंडो पैसिफिक की तरफ बिल्कुल झुक चुका है। इट्स नॉट ओनली द राइज ऑफ चाइना, द राइज ऑफ इंडिया, द राइज ऑफ इंडोनेशिया, अमेरिकन इंटरेस्ट इन द पैसिफिक ओशन, ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो हमारा सारा जो इंडो पैसिफिक एरिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हमें बिल्कुल आगे ले जाना चाहिए और बाकी देशों को भी उसके साथ लाना चाहिए। साथ साथ जो इसकी जियो पॉलिटिक्स है वो भी बिल्कुल क्लियर है। कई लोगों ने इसके बारे में बात किया कि इशू के सिर्फ चाइना की डोमिनेंस नहीं हो सकती। यहाँ पर फ्रीडम लविंग, फ्री एंटरप्राइज कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वो लोग भी बिल्कुल प्लेयर्स हैं। और एक और चीज नोट करिएगा, ये जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। लोग ज्यादातर सिर्फ बात करते हैं ट्रेड एग्रीमेंट का। इसमें ट्रेड के बारे में बात है, इसमें सप्लाई चेन्स के बारे में बात है, इसमें ग्रीन और क्लीन और इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बात है, और साथ में कोऑपरेशन टू हैव अ बेटर सोसाइटी उसके बारे में भी बात है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, इसको हमें आगे ले जाना पड़ेगा। क्वाड जिसको कहते हैं, इसका एक किस्म का बुनियाद फैक्टर था, उसके साथ अमेरिका ने इसको बिल्ड किया है और हम भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। याद रखिएगा कि इंडिया 2027 में सबसे बड़ा मुल्क बनेगा सारी दुनिया का, और अमंग द 3-4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। इसलिए हमारा तो वेस्टेड इंटरेस्ट है कि हमारा रीजन बिल्कुल प्रॉस्पर करे और हम उस प्रॉस्पेरिटी के बिल्कुल हिस्सेदार बने। ओके हर्ष, जिस तरीके से हम इसे देख रहे हैं और जो इसमें देश शामिल हुए हैं जो सामने नाम आ रहे हैं, अगर हम उन देशों की स्थिति या मैं कहूँ कि जो पोजीशन है उनके नज़रिए से और जो उनकी हिस्सेदारी है, चाहे वो ट्रेड की बात करें या फिर जिन सेक्टर्स को लेकर बाइडेन साहब ने जो इशारा किया है कि यहाँ पर ज़्यादा काम होगा, वहाँ पर इन देशों की अहमियत इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, जो 12-13 देश जिनको लेकर इकट्ठा करके इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का पहला जो स्टेज है इसको
हमने आज अनवेलिंग देखी, ये अपने आप में बड़े इम्पोर्टेंट मार्कर्स हैं, क्योंकि ये सारे देश वो हैं जो इकोनॉमिकली काफी अच्छा कर रहे हैं इस समय। और हिंद प्रशांत, जिसका भी एम्बेसडर जिक्र कर रही थी कि ऑलरेडी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ग्लोबल इकोनॉमिक्स का, वो यहाँ पर केंद्रित है। तो अगर आप लाइक माइंडेड कंट्रीज को लें और उनके साथ एक ऐसा गठबंधन बनाएं जो कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को होलिस्टिकली देखता हो, तो उसके अपने मायने बढ़ जाते हैं। जो अमेरिका के नजरिए से और जो इस क्षेत्र के नजरिए से अभी तक यहाँ पर एक समस्या चल रही थी, वो ये थी कि पिछले कुछ सालों में हमने इन्वेस्टमेंट सामरिक इश्यूज पर बहुत देखा। हमने क्वाड को उभरते हुए देखा पिछले एक साल में, खासकर जहां अमेरिका ने लीडरशिप ली, लेकिन उसमें एक सिक्योरिटी फोकस ज्यादा था। और जो इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, यहाँ की जो देश हैं, उनकी डिमांड रही थी कि अमेरिका को या जो की प्लेयर्स हैं हिंद प्रशांत में, उनको चीन के खिलाफ एक इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव खड़ा करने की जरूरत थी। तो वो मुझे लगता है कि जब जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने पीछे हाथ खींच लिए थे, टीपीपी से निकल गए थे और उसके बाद कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया था इसको ज्वाइन करने का, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने का, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वो जो एक वॉइड है उसको फिल करने की कोशिश करी है। अब उसमें जो देश इससे जुड़े हैं उनका, अगर आप, जैसा आप कह रहे थे टारगेट, अगर आप उनकी इंपॉर्टेंस देखें तो वो सारे वो देश हैं जो कहीं पर किसी हद तक ये चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे हिंद प्रशांत में, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो सिर्फ चीन के पाले में ना रहे, ऑल्टरनेटिव्स हो जो देशों के पास, जो प्रिंसिपल प्लेयर्स हैं वो अपना जो रोल है पूरी तरह से निभा पाए। तो उसके चलते जब इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जो आज अनवीलिंग हुई है, इसमें आप जो इश्यूज की बात करें, तो चाहे वो क्लीन एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, ये सारे मुद्दे, क्योंकि आप बगैर एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किए आप किसी को अपनी तरफ नहीं झुका पाएंगे। तो वो जो एक कोशिश इसमें की गई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर ठीक तरह से कार्यान्वित हुआ तो आगे और देश इससे जुड़ेंगे। और एक जो बैलेंस की हम बात करते थे सामरिक मुद्दों में, वो आर्थिक मुद्दों में भी ज्यादा बैलेंस उभर कर सामने आ सकता है। और हिंद प्रशांत एक जो अपने आप को एक इकोनॉमिक आइडेंटिटी से जिसने पहले देखा, हिंद प्रशांत की जो अगर आप संरचना देखें तो पहला वहां पर इकोनॉमिक फैक्टर्स का रोल रहा, बाद में स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स का रोल रहा। तो वो प्राइमेसी ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स मुझे लगता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और जो की प्लेयर्स हैं वो वापस लाए हैं इस फ्रेमवर्क के द्वारा। और इसीलिए ये इसका स्वागत करने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि इसको और कैसे आगे सशक्त बनाया जा सकता है। पुरी सर, जैसा कि हर्ष ने कहा कि मैं थोड़ा सा इस पे और चाहूँगा कि आप अगर रोशनी डाल पाएं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन के वो कंट्री में जो इसमें शामिल हुए हैं, उन कंट्रियों को एक ऑप्शन देने की कोशिश है, एक विकल्प के तौर पर ये फोरम उनको एक ऑप्शन देता है, या फिर कहीं कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि चीन का जिस तरीके का रवैया रहा है और ऐसे में उन देशों की ज़रूरतें कहीं ज़्यादा थी और ज़रूरत के नज़रिए से ये अमेरिका की ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है इस फोरम का जो मंच है ये, या फिर इन देशों का? ये जो कंट्रीज हैं इनका ग्रेट सक्सेस क्या है? ये कोई स्ट्रेटेजिकली इतने ज्यादा पावरफुल कंट्रीज तो रहे नहीं, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त। जापान देखिएगा 25 साल तक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड था। भारत देखिएगा उभरता हुआ इतना बड़ा इकोनॉमी हो रहा कि दुनिया की 3-4 बड़ी इकोनॉमीज में बढ़ेगा। साउथ कोरिया देखिएगा कि वो कहां तक पहुंच गया। साथ साथ हमारी कोशिश है कि आसियान के कंट्रीज को भी इसमें लेके जाएं। तो आसियान के कंट्रीज जो है वो जिसको कहते हैं सिक्योरिटी डायमेंशन से हमेशा चाइना के साथ थोड़ा सा हट के रहना चाहेंगे। उनके पास ज्योग्राफी के कारण है, बहुत अदर रीजन है, लेकिन इकोनॉमिक डायमेंशन में अगर आप उसको साथ रखें, और याद करिएगा कि शुरुआत से अमेरिका की, वेस्ट की, आसियान के साथ रिलेशनशिप भी इकोनॉमिक है। इसलिए ये जो इकोनॉमिक डायमेंशन है, वो जो टीपीपी था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो उस समय काफी बहुत आगे बढ़ गई थी, लेकिन उससे अमेरिका उस समय विड्रॉ कर गया, ये उसका एक किस्म का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन एक आज की मुद्दे के समय का सब्स्टिट्यूट है। जब चाइना के उभरता हुआ बहुत आगे नजर आया है, जब हमें ग्लोबल इम्बैलेंसेस नजर आ रहे हैं, जब हमें ऑल्सो ये भी नजर आ रहा है कि सिर्फ चीन ही नहीं आगे गया। याद रखिएगा एक चीज, आरसेप
जो उस एरिया का एक मेजर ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें बहुत सारे देशों ने पार्ट किया है। भारत उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन चाइना जो उसमें लीडिंग प्लेयर है वो भी आगे आ गया। तो अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है इसमें, अमेरिका भी एक एशिया एक पैसिफिक पावर है, इंडिया का अपना इंटरेस्ट है, जापान का अपना इंटरेस्ट है, साउथ कोरिया का अपना इंटरेस्ट है। लेकिन मैं मानता हूं कि सारे कंट्रीज जो हैं उनके लिए ये ऑल्टरनेटिव ही नहीं, उनके लिए एक इंटरेस्ट है अपनी इकोनॉमीज को आगे ले जाना। आफ्टर ऑल टू एक्ट and trade and do other things with other economies which are like-minded and similarly capable. Okay. ये उनके भी फायदे के लिए थी। डॉक्टर एसपी शर्मा सर जी, मैं अब आर्थिक मोर्चे पर आना चाह रहा था, और उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और पिछले करीब एक दशक में तेज़ी के साथ इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस को समझा गया है। जीडीपी के नज़रिए से जो यहाँ पर करीब 38 देश हैं, वहाँ पर टोटल वर्ल्ड की कुल जीडीपी के करीब करीब 62 से 65% के आसपास यहाँ का जो है, अगर आप क्लब कर देते हैं। और ऐसे में ही इन देशों का इस ग्रुप के साथ शामिल होना आर्थिक नज़रिए से कैसे और किस तरीके से मजबूती देता है। और अगर हम उसको कंप्लीट करने की बात करें चीन के साथ में, या जो उनका एक फ्रेमवर्क रहा है, चीन का एक अपना तरीका है व्यापार का, उसके अगर हम सामने खड़ा करें तो किस तरीके से ये खड़ा होगा? जी बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और जैसे कि पहले मंजीत सिंह जी ने बताया और फिर हर्ष जी बता रहे थे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इस जंक्चर पे जबकि हम बहुत ही एक डिफिकल्ट फेज से उभरे हैं कोरोना से, और उसके बाद अभी हम जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं। तो इस जंक्चर पे एक ऐसा समूह जो जिसमें के लाइक माइंडेड लोग, जैसे मंजीत सिंह जी बता रहे थे, तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, या फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स करते हैं, उनका मकसद कुछ और होता है। वी ऑलवेज पुश फॉर द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, जिसमें हम एक नेगोशिएबल जो गिव एंड टेक करते हैं, उसके बाद आपस में टैरिफ कम करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें अपने टैरिफ रिड्यूस करने पड़ेंगे। अभी इस जंक्चर पे हमें एक क्लब होने की जरूरत है कि अपने जो लाइक माइंडेड, जो जिस तरीके के हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, हम उस तरीके से कैसे ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप करके अपना जो ग्लोबल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसमें अपना शेयर और इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि इनका जो अगर हम इन 12 कंट्रीज के साथ देखें, अगर हम इंडिया का ट्रेड देखें इनके साथ, तो मैं समझता हूँ कि काफी महत्वपूर्ण है। लगभग मैंने देखा कि एक्सपोर्ट्स में हम लास्ट ईयर जो 21-22 में $140 अरब का हमने इनको एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है इस जंक्चर पे, जहाँ पे हम आगे अपना एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी को और आगे लेके जाना चाहते हैं। और ये पिछले वर्ष में 45% से इंक्रीज हुआ है जो हमारा एक्सपोर्ट है। तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो ये रहेगी। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे इनका ऑब्जेक्टिविटी है, जैसे इनका ट्रेड को रेजिलिएंट बनाने का एक ऑब्जेक्टिव है कि कैसे ट्रेड रेजिलिएंट बन सकता है, मींस के जब भी कोई डिफिकल्टी, कोई आपदा, कोई ऐसा चीज आती है, तो हमारे ट्रेड के ऊपर जो कंटेंजियन इफेक्ट है उसका कम से कम असर हो, तो वो कैसे रेजिलिएंट बन सकता है, ये कि इनका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा जो इन्होंने सीधे तौर पे नंबर 1 पे रखा है। और दूसरा फिर सप्लाई चेन रेजिलियंस, जैसे कि हम देखते हैं कि डिसरप्टेड सप्लाई चेन्स हैं जो कि कोरोना के टाइम पे डिसरप्ट हुई, उसके बाद अभी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई। तो जब सप्लाई चेन स्ट्रांग होती हैं तो उससे जो ट्रेड है उससे और फायदा होता है, ट्रेड बढ़ता है, आपस में जो दिक्कतें हैं वो रिजॉल्व की जाती हैं। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इनका मेजर फोकस रहेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर इंग्रेडिएंट है, खासकर इंडिया जैसे कंट्री के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ज्यादा से ज्यादा चाहिए, जो कि एक अच्छा मल्टीप्लायर भी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे अभी इस ग्रुप में जापान जैसे कंट्री जो कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में बहुत ही आगे हैं, तो उनका एक नो हाउ हमें मिलेगा कि कैसे हम आगे स्ट्रेटेजिकली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि टैक्सेशन में कई बार डबल टैक्सेशन इश्यूज आते हैं, कई बार टैक्स ट्रीटीज के ऊपर बहुत डिबेट होते हैं, कई बार बहुत जटिल समस्याएं सामने आती हैं। तो टैक्स के ऊपर जो इन्होंने एक मुद्दा रखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा समूह है, ऐसा ये एक ब्लॉक बनेगा जिसमें सभी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं और एडवांस्ड इकोनॉमीज भी हैं। तो एक दूसरे के जो प्रॉब्लम्स है उनको समझते हुए ये काफी कुछ आगे कर सकते हैं और ग्लोबल चार्ट्स में और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत अच्छा कदम है और ये एक बहुत अच्छी सोच है। आने वाले टाइम में इसका खाली ट्रेड के ऊपर ही नहीं बल्कि जो ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, खास करके जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे हमारा कंट्री है, तो हमें दूसरी एडवांस्ड इकोनॉमी से बहुत कुछ आगे मिल सकता है। ये एक अच्छी विदाउट एनी ऑब्लिगेशन गिव एंड टेक के ऊपर ये ब्लॉक है जो आधारित रहेगा, क्योंकि हम एफटीए में सबसे पहले नेगोशिएशन चलती हैं कि आप कितना टैरिफ कम करोगे, हम कितना करेंगे, तो उसके बाद कई बार जाके वो कई राउंड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव है कि हम आपस में मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके हर्ष जी, क्योंकि जैसे कि कहा शर्मा जी ने कि जो इकोनॉमिक एडवांस इकोनॉमी है वो भी हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी भी हैं, इस नज़रिए से अगर भारत के प्लेसिंग को देखें, भारत के यहाँ पर स्थान को देखें, उसकी महत्ता, उसकी इम्पोर्टेंस को, वो क्या है अमेरिका के नज़रिए से, और एक कंट्री के तौर पर हमारे गोल्स या हमारी नज़रें कहाँ पर हैं? देखिए, हमारी जो भारत की नज़रें हैं वो इस समय स्क्वायरली इस मुद्दे पर है कि भारत कैसे जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ़िगरेशन है उसका फ़ायदा उठाकर अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ को पूरा कर पाएगा। ये भारत का प्राइमरी एम है। अब इसमें अगर आप इस समय देखें जिस तरह की उथल-पुथल मची हुई है, जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक उथल-पुथल मची हुई है, कंट्रीज़ इनवर्ड लुकिंग हो रहे हैं, और अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका ने एक तरह से शुरुआत करी डी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस की, और हमने जो टीपीपी का जिक्र हुआ, टीपीपी से हाथ पीछे कर लिए। तो उसमें जो एक परेशानी भारत के लिए रही कि भारत जिसको कि बहुत बेनिफिट मिला है, बहुत लाभ मिला है ग्लोबलाइजेशन का, वो कैसे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को रिकॉन्फ़िगर कर पाता है आज के एनवायरनमेंट में। और उसमें जिस तरह की बात प्रधानमंत्री ने कही, भारतीय प्रधानमंत्री ने आज कहा कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमली डिलीवरी की बात उन्होंने करी। तो मुझे लगता है ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड में होता जा रहा है। आज पहले हम कहते थे हम सब व्यापार करके अपनी जो राजनीतिक संबंध है उनको और घनिष्ठ कर सकते हैं। आज हम ये कहते हैं कि हम उन्हीं के साथ व्यापार करेंगे जहां हमारा ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा है। तो जो एक पूरे हमारी जो मानसिकता में बदलाव आ रहा है, वैश्विक आर्थिक जो एक विचारधारा में बदलाव आ रहा है, उसको देखते हुए अगर आप इस फ्रेमवर्क को एनालाइज करें तो ये बड़ा एप्ट और बड़ा टाइमली है। हम इशू बेस्ड कोalitions की बात कर रहे थे काफी समय से सामरिक मुद्दों पर। क्वाड को अगर आप जिक्र करें वो भी एक इशू बेस्ड कोalition ही है, लाइक माइंडेड कंट्रीज का 4 देशों का साथ आना और उनको जो रीजनल इश्यूज हैं उनकी समस्याओं के बारे में समाधान जुटा पाना, ये क्वाड की मंशा है। क्वाड में भी 4 देशों के बीच में भी ऐसा नहीं है कि वो एक फॉर्मल अलायंस है और भारत और बाकी देशों के बीच में पूरा समन्वय है, लेकिन ये जरूर है कि हम जो सामरिक स्थिति है उसको एक नजरिए से आज देख रहे हैं। तो वहां उसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का मुझे लगता है गठन हुआ है कि ये भी एक तरह से री इवैल्यूएशन है कि आज के दौर के ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, आज के दौर के इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, और जिसका शर्मा जी ने जिक्र किया कि ये जो इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी सब डिमांड करते हैं। अब उसमें मार्केट एक्सेस का इशू हो, टैरिफ्स का इशू हो, वो आपको किसी और जगह ले जाता है। वहां पर आप फिर एफटीए में फंसे रहेंगे, फिर आप बात कर रहे हैं वो सालों साल चलती रहेंगी डिस्कशंस। इंडिया भी साइन कर रहा है एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स बायलैटरली देशों के साथ, लेकिन जो मेगा स्केल पर आपको आज सोचने की जरूरत है, मेटा स्केल पर सोचने की जरूरत है, वो ये फ्रेमवर्क आपको देता है कि वो सिर्फ आपको ट्रेड या इन्वेस्टमेंट ही की बात नहीं कर रहे हैं, आप उसके बियॉन्ड जाकर बात कर रहे हैं कि किस तरह का सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आप चाहते हैं इंडो पैसिफिक में। और यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह के स्टैंडर्ड्स, जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी, जिस तरह की रेजिलियंस, जिस तरह की अकाउंटेबिलिटी आप चाहते हैं, वो एग्जैक्टली एक तरह से काउंटर है जिस तरह की फॉर्मुलेशन चाइना लेकर आता है। तो अगर आप चाइनीज इकोनॉमिक पैटर्न्स को देखें और उसका पुशबैक जो हम देख रहे हैं दुनिया में उसको देखें, तो उसके तहत ये एक अच्छा काउंटर पॉइंट है, एक वैल्यूज बेस्ड इनिशिएटिव है जो आपकी डेमोक्रेसीज के मद्देनजर उनकी वैल्यूज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इसमें एक ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में, ट्रांसपेरेंसी है एंगेजमेंट पे कि आपको मार्केट एक्सेस या टैरिफ्स की बात नहीं करनी है, आपको बात करनी है स्टैंडर्ड्स की और इन स्टैंडर्ड्स को कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाए ग्राउंड पर।
तो भारत के लिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि भारत का तो खुद ही पिछले कुछ समय से जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एफटीएज में या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में, वो थोड़ा कमजोर रहा है और भारत को परेशानी रही है। जैसा हमने आरसेप का जिक्र किया, उसमें भारत ने लास्ट मिनट विड्रॉ किया। तो जिस तरह से चीन का जो ग्लोबल स्कोप है, उससे भारत जैसे देश को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा था पहले, वो आज बाकी देशों को भी करना पड़ रहा है। तो अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको समझेंगे तो मुझे लगता है कि इसको हम काफी एक वेलकम डेवलपमेंट के तौर पर देख पाएंगे इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ओके मंजीव सर, दो चीज़ें। एक तो हम अगर चैलेंजेस की बात करें विद इन जो फ्रेमवर्क के अंदर कंट्रीज हैं, उनके अगर आपस के हम पूरे के पूरे सिनेरियो को समझें आर्थिक तौर पर और रणनीतिक तौर पर भी, तो वहाँ पर क्या चैलेंज आपको लगता है जो फ्यूचर का हो सकता है, जहाँ पर फोकस करना होगा? और दूसरा चैलेंज फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि चीन या दूसरे जिस तरीके के मैं कहूँ कि कंट्री हैं जो उनके चैलेंजेस हैं, वो कैसे उसे निपटा जाएगा? वहाँ पर कहाँ फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको लगती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूं कि एक ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो आज लॉन्च हुआ, हमारे लिए पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग इसलिए है कि पिछले 2-3-4 महीनों में जितनी भी ग्लोबल गेज है, जो दुनिया का जो नजरिया है, वो सारा यूरोप, रशिया, यूक्रेन, इन चीजों में चला गया। और हमारे लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लोबल गेज जो है वो बैक टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक, इसको ना भूल जाए इस नजरिए को, एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरी बात इसमें है मल्टीपोलैरिटी वगैरह की चीज, ये भी जरा नोट करिएगा। देखिए, चाइना की अपनी क्या हैसियत है, ये एक अमेरिका चाइना G2 बनेगा दुनिया में, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज जरूर है कि इंडिया की असर्शन एज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन ग्लोबल मल्टीपोलैरिटी और यूनाइटेड स्टेट्स की उसकी रिकॉग्निशन, ये सब चीजें इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क से एक बार दोबारा उभर के आई हैं। क्वाड जो अब 6-8 महीने पहले शुरुआत हुआ था, वहां अलग से हुआ, उसकी दूसरी मीटिंग जो है उससे भी ये जियोपॉलिटिक्स का नजरिया जरा थोड़ा स्ट्रांग हो, क्या चीजें करनी चाहिए। देखिए, अभी हर्षी ने आपको समझाया कि ये बिल बड़ा ब्रॉड किस्म का एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे वगैरह, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ठोस कदम नहीं रहेंगे, अगर आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट के कदम नहीं रहेंगे, स्टैंडर्ड डेवलप नहीं करेंगे और एक्चुअली एक दूसरे का हेल्प नहीं करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ प्रेफरेंसेस उसके बीच में से नहीं आएंगे, तो एंड में ये क्या होगा? एक टॉक शॉप होगी। और वो जो है उसका फायदा सिर्फ एक ही कंट्री उठा सकता है जिसमें क्षमता है उठाने की, वो है चीन। क्योंकि वो जो चीजें करता है वो बिल्कुल ठोस कदम के साथ करता है, चाहे वो आरसेप हो, चाहे BRIA हो, चाहे वो उसकी सबकी नेगेटिविटीज भी हैं। आजकल हम देख रहे हैं डेट डिप्लोमेसी, जो डेट ट्रैप्स में कंट्रीज पे, वो सब उसके नेगेटिव्स हैं। ट्रेड बैलेंसेस जो ह्यूजली इन फेवर ऑफ चाइना है, वो भी दो कंट्रीज नोटिस कर रहे हैं। लेकिन जब आप काउंटर बैलेंस सेटअप करो तो आपके काउंटर बैलेंस को भी वर्क करना पड़ता है। तभी प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट के बारे में कहा और उन्होंने बाकी चीजें भी कही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी टाइमलीनेस, यानी कि कलेक्टिव डिजायर जरूर है लेकिन टाइमली एक्शन करिएगा, ताकि आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकेंगे जो आप बोल रहे हैं उसको आप रियलिटी में लेके आएंगे और लोगों का एक्चुअली ऑन द ग्राउंड लोगों का और देशों का भला होगा। ओके शर्मा जी, एक आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि इस फ्रेमवर्क के साथ जिसका कि नाम ही है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, उसमें जो चीन का रिएक्शन है वो बहुत ही समझने लायक है कि किस तरीके से इसे देखते हैं और कितनी बड़ी चिंता शायद उनके नज़रिए से यहाँ पर सामने खड़ी हो रही है। हालांकि उसको उन्होंने छुपाने की ज़रूर कोशिश की है। आप कैसे देखते हैं कि इस पूरे के पूरे फोरम और उसके बाद अगर चीन की चिंता को समझे तो? देखिए, मैं क्योंकि चीन का जो डोमिनेंस है, अगर हम देखें पिछले 20 साल में, तो चीन ने काफी वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर किया है। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारा जो इंपोर्ट है हर एक कंट्री के, उसके जो टोटल इंपोर्ट्स हैं उसमें शेयर बहुत ज्यादा चीन का रहता है। तो इस जंक्चर पे जो इम्बैलेंसेस हैं उनको खास करके दूर करने की जरूरत है, और ये ब्लॉक जो है मैं समझता हूँ कि इम्बैलेंसेस को दूर करने में काफी सिद्ध होगा, और जिससे कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंसेस हैं वो बनेंगे। और खासकर जो इंडिया एक फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी है, जो भी अब हम ग्लोबल चार्ट्स में वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी वंस अगेन, तो हमें ऐसी पार्टनरशिप की बहुत जरूरत है जिससे कि हम खाली एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होकर, जैसे हमारा इंपोर्ट है, इंपोर्ट के ऊपर हमारा चीन से बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक कंट्री जिसमें एक्सपोर्ट, जो यूएस को हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, क्यों ना जहां पे हमारे एक्सपोर्ट्स
ज्यादा प्रफुल्लित हों, उन कंट्रीज के साथ हमारे ऐसे पार्टनरशिप हों, सो दैट के हम आने वाले टाइम में एक जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, नॉट ओनली इन द ट्रेड टर्म्स बट इन ऑल ब्रॉडर इकोनॉमिक एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव, दैट विल बी फ्रूटफुल। तो मैं ये समझता हूँ कि एक जो मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंसेस है उसके लिए ये ट्रेड ब्लॉक जो है वो वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर दीज कंट्रीज बट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में ये जो फोरम है ये कितना महत्वपूर्ण होता है और इसमें जो भारत की भागीदारी और रोल है वो कितना महत्वपूर्ण और क्या इससे अचीव होगा। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।